नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, भी हाल ही में कल ही फ्रांस ने अपने देश में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दे दिया है। तो आचार्य जी, अगर गर्भपात एक संवैधानिक अधिकार के तौर पर होगा तो वहाँ कई भ्रूण हत्याएं होंगी। तो आचार्य जी, मेरा सवाल इसमें ये था, क्या गर्भपात को एक संवैधानिक अधिकार के तौर पर दिया जाना जायज़ है? जो ये अधिकार न देना चाहते हों वो फिर स्वयं जिम्मेदारी उठाएं ना। महिला कह रही है कि मैं अभी इस स्थिति में नहीं हूं कि जन्म देकर बच्चे को पाल पाऊं। तो आप महिला को विवश तो कर सकते हो कि जन्म दे दो, अब पालेगा कौन? तो आप बिल्कुल महिला को विवश कर दीजिए कि तू गर्भपात नहीं कर सकती, जन्म दे, लेकिन फिर बच्चा उससे ले लीजिए और उसे खुद पालिए पोसिए। आप महिला को जन्म देने के लिए तो मजबूर कर सकते हैं, क्या पालने पोसने के लिए भी मजबूर करेंगे? वो कह रही है ना कि मैं नहीं अभी पाल पोस सकती भाई। तो जैसे वो जो भ्रूण है उसका अधिकार है जन्म लेने का, वैसे ही उस भ्रूण का इसी तर्क पर अधिकार एक गरिमामयी जीवन का भी है ना। उसकी मां कह रही है अगर ये जन्म लेगा तो मैं इसे गरिमा का जीवन नहीं दे पाऊंगी। तो आपने मां को मजबूर कर दिया कि उसे जन्म दो, तो ये तो आपने वो जो बच्चा पैदा हुआ है उसके मानव अधिकारों का उल्लंघन कर दिया ना, क्योंकि अब वो जन्म तो ले लेगा बट उसकी राइट टू डिग्निटी वायलेट हो गई। आपने राइट टू लाइफ की रक्षा कर दी और राइट टू डिग्निटी मारी गई। और भारत में भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अनुच्छेद 21 में जो राइट टू लाइफ है उसमें राइट टू डिग्निफाइड लाइफ समाहित है। राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं है कि बस राइट टू सर्वाइव। राइट टू लाइफ मीन्स राइट टू अ डिग्निफाइड लाइफ। मां कह रही है कि मेरी जो अभी हालत है, ये पैदा हो गया अगर तो मैं इसे डिग्निफाइड लाइफ तो नहीं दे पाऊंगी। तो फिर सरकार को यह करना चाहिए कि तुम पैदा कर दो और पालेंगे हम, तुम छोड़ देना, हम इसकी मां बनेंगे, हम इसको शिक्षा देंगे, हम इसको पोषण देंगे। और ऐसा करा भी जा सकता है। जिस दिन सरकारें ये दायित्व लेने को तैयार हो जाएं उस दिन सरकारों को गर्भपात को अवैध घोषित कर देना चाहिए। फ्रांस की सरकार कह रही है हम अभी ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है कि बच्चा पैदा हो और राष्ट्र में जितने बच्चे पैदा हों राष्ट्र कहे कि ये सब हमारे बच्चे हैं, ये अपने माँ बाप के बच्चे नहीं हैं, ये राष्ट्र के बच्चे हैं, दे आर किड्स ऑफ द स्टेट। तो फ्रांस ने कहा कि अभी हमारा जो राष्ट्र है इस बात के लिए तैयार नहीं है कि मैं कह दूं कि वो किड्स ऑफ द स्टेट है, क्योंकि पालना तो मां को है। तो राष्ट्र ने तो बोल दिया कि तू पैदा कर, अब पालेगा कौन? पालने की जिम्मेदारी तुमने, और पालना तो उसको कितने सालों तक पड़ेगा। तो मां फिर सरकार से पूछेगी ना कि आपने पैदा तो करवा दिया, लेकिन उसको पैदा करवा के आपने उसके और मेरे दोनों के मूल अधिकारों का हनन कर दिया। क्योंकि अब जब वो पैदा हो गया है तो ना तो मैं डिग्निटी से जी सकती हूं ना वो डिग्निटी से जी सकता है। तो बताइए अब क्या करें? तो एक ही तरीका है, इस बच्चे को सरकार ही गोद ले ले। तो जब सरकारें इतनी सक्षम हो जाएं कि माओं के बच्चों को गोद लेना शुरू कर दें, और ऐसा होना चाहिए, मैं खुद कह रहा हूं, राष्ट्र में कोई बच्चा पैदा हो तो राष्ट्र का बच्चा होना चाहिए। राष्ट्र सुनिश्चित करे कि उसको शिक्षा मिल रही है, सही माहौल मिल रहा है, सही उसको पौष्टिक पोषण मिल रहा है, ये राष्ट्र को निश्चित करना चाहिए। पर राष्ट्र की तो अभी ऐसी हैसियत है ही नहीं। जब राष्ट्र की ऐसी हैसियत नहीं है तो राष्ट्र को मां के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। जो बच्चा है ना वो मां का ज्यादा सगा है या राष्ट्र का? माँ। है ना। तो जब मां ही कह रही है कि अभी मैं इस बच्चे को सही जीवन नहीं दे पाऊंगी तो राष्ट्र उसमें क्यों हस्तक्षेप करे? राष्ट्र का हस्तक्षेप करने का अधिकार तभी है जब राष्ट्र मां से कहे कि तुम छोटी मां हो, मैं बड़ी मां हूं, और अगर तुम इसे नहीं पाल पोस सकती तो हमें दे दो। हमने पूरी व्यवस्था बना रखी है, जहां बिल्कुल छोटा बच्चा आएगा 2 दिन का, वहां हम हर तरीके से उसकी देखभाल करेंगे और उसको 25 साल तक शिक्षा दे करके एक सुंदर वयस्क सुशिक्षित और काबिल नागरिक के रूप में तैयार कर देंगे। या तो राष्ट्र ये कह दे, समझ में आ रही है बात,
क्योंकि आप कोई निर्णय लें तो उस निर्णय का अंजाम भी किसको भुगतना चाहिए? आपको। अब समाज ये निर्णय ले रहा है कि महिला गर्भपात नहीं करा सकती, निर्णय समाज ने लिया, और भुगतेगा कौन? तो ये तो ठीक बात नहीं है। अगर समाज ये निर्णय लेना चाहता है कि महिला गर्भपात नहीं करा सकती, तो फिर उसका अंजाम भी समाज को ही भुगतना चाहिए, महिला को नहीं भुगतना चाहिए। महिला कहे ठीक है मैंने गर्भपात नहीं कराया, बच्चा पैदा हो गया है, अब ये बच्चा समाज का है, समाज ही इसको पाले पोसे। बात आ रही है समझ में? देखिए, कोई भी मां बड़ी खुशी से और आनंद मनाते हुए, नृत्य करते हुए तो नहीं कहती कि मुझे बच्चा गिराना है। कोई स्थिति होती है जो मां ही बेहतर जानती है, और मां कह रही है कि अभी हालत अनुकूल नहीं है जन्म देने की, बच्चा गर्भ में आ गया किसी स्थिति में, पर अभी जन्म देना ठीक नहीं है। तो समाज और राष्ट्र खड़े हो रहे हैं, कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, मां को बच्चे से कम प्यार है और राष्ट्र को बच्चे से ज्यादा प्यार है। ये उल्टी गंगा बहा रहे हैं हम। जब तक बच्चा गर्भ में है मां को फैसला करने दो, क्योंकि जब वो पैदा होगा ना तो कोई नहीं उस बच्चे की जिम्मेदारी लेने आता, मां को ही करना पड़ता है सब कुछ। जब मां को ही सब कुछ करना है तो उसके जन्म का भी निर्णय मां को ही करने दो। आप तो बिल्कुल चौधरी तानाशाह बन करके कह दोगे नहीं तू जन्म दे। अब दे दिया उसने जन्म, अब बोलो, वो बच्चा भी मारा मारा फिर रहा है, मां भी मारी मारी फिर रही है, और अब चौधरी जी कहीं नजर नहीं आ रहे। चौधरी जी ने जन्म तो दिलवा दिया, उसके बाद कहीं नजर नहीं आ रहे। ये तो अन्याय हो गया। आदर्श स्थिति में गर्भपात इत्यादि की नौबत आनी ही नहीं चाहिए, ठीक है ना? प्रत्येक महिला में इतना विवेक होना चाहिए कि अपने जीवन में ये स्थिति वो नहीं आने दे। पर यदि आ गई है तो फैसला मां को करने दो। और अगर चाहते हो कि ऐसी स्थितियां कभी नहीं आए तो अपनी शिक्षा व्यवस्था इतनी सुदृढ़ करो कि आपकी बच्चियां अपने तन और मन के फैसले जरा होशियारी से, समझदारी से, विवेक से कर पाएं। लड़की पर कोई नियम थोपने से बेहतर है उसकी शिक्षा गहरी कर दो, फिर उसे किसी नियम में बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपनी बुद्धि से ही सही निर्णय ले लेगी। ना उसको ठीक से पढ़ाना ना लिखाना, बस उसको नियमों में बांधना, तू ये नहीं कर सकती तो वो नहीं कर सकती। जो लोग थोड़ा भी पढ़े लिखे हैं, एनाटॉमी को जानते हैं, उन्हें अच्छे से पता है गर्भ आपसे पूछ कर नहीं ठहरता है। बहुत सारी संयोगिक घटनाएं भी हो जाती हैं, तो क्या करें, अब उस संयोग को जीवन भर ढोएं? और मां बीमार हो सकती है, मां बेरोजगार हो सकती है, मां का हो सकता है कि पति से संबंध विच्छेद होने वाला हो। मां कैसे उस बच्चे की देखभाल करेगी बोलो? मां पहली बात बेरोजगार है, दूसरी बात उसको पता है कि पति से हो सकता है आगे रिश्ता ना रहे, और तभी उसको पता चलता है कि गर्भवती है। अब वो क्या करे? बच्चे को ढोएगी जीवन भर कैसे? फ्रांस ये फैसला इसलिए ले पाया क्योंकि विचार के क्षेत्र में फ्रांस अग्रणी रहा है। भारत के संविधान में आप जिस लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी को पढ़ते हो वो फ्रांस से ही आया है। जो पूरा यूरोपियन रेनेसां था वो फ्रांस की मिट्टी से शुरू हुआ था। तो जहाँ तक मानव स्वाधीनता की बात है, जहाँ तक विचार की स्वतंत्रता की बात है, फ्रांस से ज़्यादा खुला और उदार देश दुनिया में कोई नहीं है। अमेरिका तो बहुत बहुत पीछे है यूरोप से। फ्रांस के बाद भी अगर नंबर आएगा तो यूरोप के ही दूसरे देशों का आएगा, अमेरिका तो बहुत पीछे है। और भारत से अगर पीछे हैं तो बस जो अरब देश हैं वही, वरना हमसे पीछे कोई नहीं, और हम इसी बात में बहुत खुश रहते हैं।
कि कुछ नहीं है तो पाकिस्तान अफगानिस्तान से तो हम आगे हैं ना। हमारा पैमाना पाकिस्तान है। भारत में महिलाओं की दुर्दशा है, पाकिस्तान में ज्यादा है। खुश। हम न जर्मनी की ओर देखेंगे न फ्रांस की ओर, हम देखते हैं पाकिस्तान की ओर। हमारा मुकाबला सिर्फ उसी से है। जिसकी आबादी हमारी 1/7 है, वो पाकिस्तान। 1/7 समझते हो? 7 के सामने 1। उस पाकिस्तान से हमारा बड़ा भारी मुकाबला रहता है, और हम बहुत खुश हो जाते हैं कि पाकिस्तान से तो हम बेहतर है ना। सर, इसमें भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या देख सकते हैं? पढ़ाओ लड़कियों को, और उन्हें इतनी आज़ादी दो कि उन्हें ज़बरदस्ती गर्भ धारण ही ना करना पड़े। आप कहोगे ये गर्भपात के समर्थक हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं मूर्खतापूर्ण गर्भ धारण का विरोधी हूं। अंतर समझो। गर्भपात की नौबत तो तब आती है ना जब अविवेक में पहले गर्भ ठहर जाए। वो होना ही क्यों चाहिए? ज़्यादातर वो इसलिए होता है क्योंकि लड़की पहली बात तो अशिक्षित होती है, दूसरी बात अशक्त होती है। उसको शिक्षा भी दो, शक्ति भी दो, तो 80-90% मामले जहां गर्भपात की नौबत आती है वो आएंगे ही नहीं। अगर वो शिक्षित है, समझदार है और स्वतंत्र भी है, तो गर्भपात के 80-90% मामले तो अपने आप ही नहीं आएंगे, और बाकी जो 10-20% मामले हैं उनको मां पर छोड़ दो, वो निर्णय ले ले क्या करना है। समझ में आ रही है बात? जब एक बच्ची पैदा होती है ना, तभी उसके शरीर में लाखों करोड़ों अंडाणु होते हैं, और पोटेंशियली एक एक अंडाणु एक बच्चा है। एक तरीके से, एक कुतर्की तरीके से, हर मासिक धर्म के साथ एक बच्चे की मौत हो जाती है। और भारत में इसी बात का दुष्प्रयोग करके ये कहा भी जाता था कि अगर लड़की रजस्वला हो गई है और पिता ने उसका ब्याह नहीं करा, माने वो 12-13 साल की हो गई और शादी नहीं करी, तो हर महीने पिता एक हत्या का अपराधी बनता है। तर्क गजब है ना? गजब तर्क है कि नहीं? कि देखो उसका मासिक धर्म शुरू हो गया और तुमने उसकी शादी करी नहीं, तो हर महीने एक मौत का भागीदार बन रहा है बाप। ये परंपरा रही है। जहां अभी चेतना ही नहीं आई है या बहुत कम है, वहां हत्या की क्या बात है बाबा? उसमें तो अभी चेतना ही नहीं आई है, वो एक कोशिका मात्र है। चलो एक अंडाणु एक कोशिका होती है, बच्चा लंप ऑफ टिश्यूज हो जाता है अधिक से अधिक, उसके तो अभी सिस्टम्स भी डेवलप नहीं हुए हैं, तो उसमें हत्या की क्या बात हो गई? अगर किसी भी सेल का मरना हत्या है, तो फिर तो मैं ये घिस रहा हूं, ये मैंने हत्याएं कर दी बहुत सारी, सैकड़ों मरी हैं इतनी देर में। ये जो आप दांत मांजते हो वो हत्या ही हत्या कर रहे हो। ब्रशिंग की प्रक्रिया में न जाने आप कितनी सेल्स मार देते हो अपनी ही, तो ये तो हत्या ही हत्या कर दी आपने। हमें चेतना का स्तर नापना होता है ना। 2 महीने का गर्भ है, उसकी चेतना का क्या स्तर है? उसको जीव क्यों बोल रहे हो अभी? और अगर वो जीव है तो एक एक अंड कोशिका फिर जीव है, फिर अंड कोशिका ही क्यों जीव है? फिर तो तुम्हारी जो स्पर्म सेल्स हैं वो भी जीव हैं। तो जितनी बार तुम हस्तमैथुन करते हो, तुम करोड़ों हत्याएं कर देते हो। प्रायश्चित करो। क्या आप फुसफुसा रहे हो? ये मूर्खता की बात है, क्योंकि कोशिका सिर्फ कोशिका होती है। हाँ, वो एक बहुत छोटे तरीके से देह मात्र है, चेतना नहीं है अभी वहां। हत्या देह की नहीं होती, हत्या चेतना की होती है। मुर्दे की गर्दन काट दो, कोई फांसी देगा तुमको? क्योंकि वहां चेतना नहीं है ना।
देह की नहीं हत्या होती, चेतना मार दी तो तुमको अपराधी माना जाता है। जब अभी भ्रूण में चेतना ही नहीं है तो भ्रूण हत्या क्यों बोल रहे हो उसको? मां को फैसला लेने दो और माओं को इस काबिल बनाओ कि वो सही फैसले ले पाएं। स्त्री के शरीर पर किसी और का अधिकार नहीं होना चाहिए, किसी के शरीर पर किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। हां, इसका एक अपवाद हो सकता है कि स्त्री बंधक हो और जबरदस्ती उसका गर्भपात कराया जा रहा हो, तो उसकी सजा जरूर होनी चाहिए। स्त्री पर दबाव डाल के गर्भपात कराया जा रहा हो तो इसकी सजा जरूर होनी चाहिए, जो कि अधिकांशतः कन्या भ्रूण हत्या के मामलों में होता है। उसकी सजा होनी चाहिए। वहां सजा इसलिए है क्योंकि तुमने किसी के शरीर का उल्लंघन करा है। उसे उसके शरीर के फैसले खुद लेने देते ना। सब घर वाले मिलकर उससे कह रहे हैं बच्चा गिरा दे क्योंकि लड़की है, फिर से इसकी सजा होनी चाहिए। नमस्ते सर। सर अभी आपने राइट टू डिग्निफाइड लाइफ के बारे में कहा, तो अगर डिग्निफाइड लाइफ पर हम सबका अधिकार है तो क्या हमें यूथेनेशिया को या फिर इच्छा मृत्यु को उसको भी लीगलाइज कर देना चाहिए? वो तो है ही एक तरीके और से, सुइसाइड? समझिए, वो तो है ही एक तरीके से लीगल ना। बैठिए। कोई आपको कितना भी रोक ले, पर अगर आप अन्न जल का त्याग कर दें तो जैन मुनियों में पुरानी परंपरा रही है और आप उस स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो फिर सर सुइसाइड? देखिए, वो स्थितियों पर निर्भर करता है। होश में कोई काम करा गया है वो एक बात है, बेहोशी में कोई काम करा गया है वो बिल्कुल दूसरी बात है। यूथनेसिया के मामले भी जब कोर्ट के सामने जाते हैं तो वो पूरा हाल पूछते हैं, कहते हैं कि रिकवरी की संभावना कितनी है, जो ये फैसला ले रहा है उसमें होश कितना है। उसके बाद बताते हैं कि हाँ या ना। आमतौर पर जो लोग आत्मघात करते हैं वो इसलिए नहीं करते कि बेहतर जीवन संभव नहीं है, वो इसलिए करते हैं कि क्षणिक आवेश था, कोई बात थी जो भूल गए, जो महत्वपूर्ण था वो याद नहीं रखा, कोई विषय मन पर हावी हो गया, जान दे दी। ये अपने जीवन की चूंकि बहुत बड़ी बर्बादी है, इसलिए आत्महत्या को गलत और अपराध माना जाता है। चेतना के ऊंचे स्तर से तो कोई भी निर्णय लिया जाएगा तो उसको माना ही जाना चाहिए। आप इतने शहीदों की कहानियां पढ़ते हैं, उन्होंने क्या करा है? चंद्रशेखर आजाद ने क्या करा था? भगत सिंह भी चाहते तो माफी वगैरह मांग करके बच सकते थे, उन्होंने भी क्या करा था? उन्होंने ऊंची चेतना से अपने प्राण देने का निश्चय करा था। हाँ, सुकरात ने भी क्या करा था? बिल्कुल चेतना के एक ऊंचे बिंदु से उन्होंने निर्णय करा था कि प्राण देना ही उचित है, उससे बल्कि किसी ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी और उस पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता। ऊंची चेतना से जो भी करा गया उस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। और चेतना के एक निचले बिंदु से आप आत्मरक्षा करें तो भी गलत और आत्मघात करें तो भी गलत। बात इसकी है कि निर्णय लेते वक्त आंतरिक स्थिति कैसी है। होश से जो भी करोगे ठीक होगा, बेहोशी से करोगे तो गलत ही होगा। आत्मघात तो छोड़ दो, मैं कह रहा हूं आत्मरक्षा भी गलत हो जाएगी।
तो ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि फलानी चीज ठीक है कि नहीं। वेदांत इतनी बार आपको सिखाता है कि पूछा जाना चाहिए किसके लिए ठीक है, किसके लिए नहीं ठीक है। जो होश में है उसके लिए सब ठीक है, और जो उत्तेजना में है, बेहोशी में है, विषयगत प्रभावों में है, वो जो भी निर्णय लेगा वो गलत ही होगा। हम इन मसलों को कभी सुसाइड की तरह देखते नहीं, क्योंकि उनकी एक गरिमा है बाबा। पर अगर देखो तो तथ्य के तौर पे उन्होंने भी प्राणोत्सर्ग ही तो करा है। चाहे वो जैन मुनियों की बात हो संलेखना, चाहे वो क्रांतिकारियों की बात हो, शहीदों की बात हो, मैं फिर उनका नाम भूल गया। अरे जो फ्रेंच वैज्ञानिक थी, एलिजाबेथ। अब उन्होंने अपने प्रयोगों के लिए जानते बूझते खतरा उठाया और कैंसर हो गया, और अल्पायु में उन्होंने जान दे दी। ये सही बोल रहे हैं, एलिजाबेथ, और उनके नाम के अंत में मैन आता है। हाँ, तो अब उन्होंने अपने प्रयोगों के लिए प्राणोत्सर्ग कर दिया। ठीक है, अब कहने वाला ये भी कह सकते हैं कि ये भी एक तरह का आत्मघात ही है, पर ये बहुत एक चेतना के ऊंचे बिंदु से करा गया है, जहां कहा जा रहा है मेरी देह जरूरी नहीं है, मेरा लक्ष्य जरूरी है। फिर ठीक है। दूसरी ओर आप किसी को बिल्कुल इंडोक्ट्रिनेट कर दें, आप उसको कहीं ले जाएं ट्रेनिंग कैंप में और उसके मन में धार्मिक कट्टरता भर दें और उसको सुसाइड बॉम्बर बना दें, वो भी अपने प्राण निछावर कर रहा है, पर वो बिल्कुल अलग बात होगी। एक वैज्ञानिक अपने शोध के लिए, अपने लक्ष्य के लिए रेडियो एक्टिव एक्सपोजर अपने आप को दे रहा है, खतरा उठा रहा है और जान दे देता है, वो एक बात है। और एक आतंकवादी जा करके सुसाइड बॉम्बिंग कर देता है और मर जाता है, वो बिल्कुल दूसरी बात है। हालांकि जान दोनों की गई और दोनों ने स्वयं ही निर्णय किया जान देने का, पर एक ने जान दी है चेतना के इस तल से, एक ने जान दी है चेतना के इस तल से, तो बहुत अलग अलग मामले हो गए ना। ये 25 साल के थे आजाद और 22-23 के थे भगत सिंह, और यही वो उम्र होती है जब बहुत सारे जवान लोग परीक्षा में नंबर कम आ गए, नौकरी नहीं मिल रही, लड़की नहीं मिल रही। यही 3 प्रमुख मुद्दे होते हैं और ज़्यादातर आत्महत्या जवान लोग ही करते हैं, और उनकी आत्महत्या के कुल मिला के यही 3 प्रमुख मुद्दे होते हैं। उन मामलों में और भगत सिंह और आज़ाद में कुछ अंतर तो है ना। मृत्यु का वर्णन सबने ही स्वयं ही किया था, पर मृत्यु और मृत्यु में अंतर होता है। खुदीराम बोस, किसने बोला? अरे बाप रे बाप। वो सबसे अल्पायु, इस अर्थ में सबसे छोटे क्रांतिकारी थे, सबसे छोटे क्रांतिकारी।